बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। आज अदालत में बड़ा गर्मा गर्म किस्म का दिन रहा, इसलिए क्योंकि अदालत में पेश हुए सीईओ पीआईए अरशद मलिक साहब जो कि एयर मार्शल हैं और इसके साथ साथ डीजीसीएए, और सवाल बड़े तुंदो तेज से अदालत के तमाम सवालों का जवाब देना था। इन चंद सवालों के अंदर से जो अदालत ने पीआईए से सवाल पूछे और पीआईए आगे करने क्या जा रहा है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पीआईए के स्पोक्स पर्सन अब्दुल्ला। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने हमें ज्वाइन किया। सेकेंड सेगमेंट में हम बढ़ेंगे आज के सियासी कुछ टॉपिक्स के हवाले से। एक पेंडोराज बॉक्स खुल गया है। हालांकि इस बात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सराहने की जरूरत है कि फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम के असासे सामने लाकर रख दिए, लेकिन उसके बाद सवाल ये शुरू होता है कि जब पार्लियामेंटेरियंस को दोहरी शहरियत या कोई पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी और ग्रीन कार्ड अलाउड नहीं, तो फिर कैसे ऐसे पीएम्स उसी काबीना की मीटिंग के अंदर जहां मिनिस्टर्स बैठे होते हैं जो पार्लियामेंट के जरिए आते हैं, वो कैसे दोहरी शहरियत रख सकते हैं? ये भी एक अहम सवाल है। इस हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ वो पीटीआई जो कि तब्दीली की ख्वाहा थी, क्या वो तब्दीली लेकर आ पाई, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। सेकंड सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन के रहनुमा हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया। तो इससे पहले कि हम डिस्कशन की तरफ बढ़ें और पीआईए के मामलात को डिस्कस करें, मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाहूंगी। मतीउल्लाह जान जो कि एक सीनियर सहाफी हैं, वो आज दिन दहाड़े इस्लामाबाद में G6 से नामालूम अफराद उनको अगवा करके ले गए हैं और उनकी आरा से इख्तलाफ अपनी जगह, मुझे भी उनकी कई आरा से इख्तलाफ है, लेकिन कोई भी सहाफ़ी इतना इनसिक्योर हो जाए, ये एक बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया। एक दरख्वास्त दायर की गई उनकी लापता होने के हवाले से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इस बारे में जवाब देने की बात की है, यानी जवाब तलबी की है। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला, सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने रखे देती हूँ। आज जो अदालत के अंदर कुछ सवाल पूछे गए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और सीईओ अरशद मलिक साहब ने खुद भी कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी 50% पीआईए का अमला निकालने की बात। इससे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को कोई फायदा होगा या ये जबानी जमा खर्ची है सिर्फ? बहुत शुक्रिया। जितना आपको पता है कि पीआईए एक बिजनेस प्लान के ऊपर काम कर रहा था 2018 के एंड से, और 2019 के अंदर हम उस बिजनेस प्लान के बड़े कंपोनेंट्स को हमने काफी हद तक अचीव कर लिया था, जिसके अंदर नुकसान को कम करना, रूट्स डायग्नोस्टिक, और उसके बाद कंसोलिडेशन, जो हमारे रूट जिनके ऊपर आपको मुनाफा ज्यादा होता है वहां के ऊपर ज्यादा फ्लाइटें करना या वहां पर ज्यादा अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना, वो हमने ऑलरेडी 2019 में कर लिया, जिसके रिजल्ट्स आपके सामने। 2020 का हमारे केपीआई ये था कि हमने वॉलंटरी सेपरेशन की, तो जिस तौर पे हमें गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है, वो भी हमने लॉन्च करना था। टारगेट उसके ऊपर ये था कि जिससे आप जानते हैं कि पीआईए के बहुत सारे मसाइल में से एक मसला हमारी ओवर स्टाफिंग का है, जहाँ पे ज्यादा जरूरत से ज्यादा भर्तियां, खासतौर पर उन जगहों के ऊपर जहाँ पे लोग जहाँ पे कम होने चाहिए वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक स्कीम का वो हमने प्लान बनाया था, जो कि हुकूमत के साथ जब हमने मेन अपना बिजनेस प्लान का आउटले शेयर की थी तो उसकी पूरी बात हुई थी। अब वो अपनी फाइनल स्टेजेस की तरह इंट्रोडक्शन के लिए हमने ऑलरेडी उसको उसके मुसव्विदे को मंजूरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान को भेज दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले चंद हफ्तों में हमें उसकी मंजूरी मिल जाएगी, तो जिसके बाद हम उस स्कीम को लॉन्च कर सकेंगे। तो अगर आप टेक्निकली देखा जाए तो लोगों को फोर्सफुली नहीं निकाला जाएगा, हम लोगों को एक अट्रैक्टिव पैकेज देंगे कि जिसके बदले वो खुद वॉलंटरी तौर के ऊपर पीआईए से सेपरेट होने का इरादा बनाएंगे। ठीक है, और डेफिनेटली ये फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो इकोनॉमिक साइड है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको केटर भी करेगा। लेकिन एक और बड़ी मजे की बात जो आज अदालत में सामने आई वो ये कि सीईओ पीआईए किसी पायलट को निकाल नहीं सकते। हैरत अंगेज बात है। देखिए, ये उस सवाल के जवाब के ऊपर बात हुई थी जब अदालत ने स्पेसिफिकली आपसे पूछा कि आपने जाली डिग्री वाले पायलट्स के साथ आपने क्या एक्शन लिया, तो उसके ऊपर उनका कहना ये था कि जिन पायलट्स की जाली डिग्री थी, इस तरह के टोटल 7 पायलट थे, उनके हम ऊपर ऑलरेडी हम एक्शन ले चुके हैं। लेकिन जो अभी नए पायलट्स जो थे, ये मुश्तबा लाइसेंस वाले पायलट्स का जो मामला है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी बोर्ड की फाइंडिंग का इंतजार कर लें ताकि वो अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर लें।
प्रोसेस में थोड़ा सा आपको बताता चलूं। प्रोसेस इसका ये कि लाइसेंस इश्यू करने की एक मुजावज अथॉरिटी है पाकिस्तान में, लेकिन लाइसेंस रिवोक जो है वो काबीना, बाकी काबीना की मंजूरी से होता है। इनकी इंक्वायरियां जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद जो इंक्वायरी बोर्ड ने इनको इजहार वजूह या शो कॉज नोटिस इशू किए हैं और उसके बाद सबकी पर्सनल हियरिंग है। अभी तक सिर्फ 28 पायलट्स इस तरह के हैं जिसके ऊपर काबीना ने डिसीजन लिया, जिसमें से 7 की लिस्ट पीआईए को जुमे के रोज मिली थी। उसके अंदर से भी 2 पायलट्स ने जो है सोमवार के रोज सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई या स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। बाकी 5 को हमने डिसमिस कर दिया। तो उनका कहने का मकसद ये था कि हम इंक्वायरी बोर्ड का इंतजार कर लें, तो जिस हिसाब से हमें बताते जाएंगे उनके लाइसेंस की क्या सूरत हाल है, उस हिसाब से हम उनके ऊपर एक्शन लेते जाएंगे। ठीक। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड अब्दुल्ला, अभी बड़े मसला बना हुआ है। एक तो पूरी दुनिया के अंदर एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। दूसरा, पीआईए को वो गुलाम सरवर साहब की स्पीच के बाद काफ़ी धचका फेस करना पड़ा, ईयू के अंदर भी, यूएसए के अंदर भी, बहुत सारी और जगह पर भी। ऐसे में गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर पीआईए का अपने फिस्कल डेफिसिट को पुर करने का और अपने बिजनेस को वापस बहाल करने का क्या प्लान है, कैसे करेंगे? अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और साथ में एक बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए, 2019 के अंदर जो चीजें हमारे सामने थी, आपने उन चीजों को कंट्रोल किया। जो बेसिक बिजनेस डिसीजन थे वो आपने लिए। ओवरऑल आपने डिसिप्लिन, कॉस्ट में भी, रेवेन्यू जनरेशन के अंदर भी वो आपने इम्प्लीमेंट किया, रेवेन्यू लीकेजेस रोकी और उसके रिजल्ट्स आपको ऑब्वियसली आना शुरू हो गए। अब आप जिस तरह आपको पता है कि हमारे मेजर रेवेन्यू अर्नर्स के अंदर जो हमारे सेगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह यूके है या यूरोप है, जहाँ से हमें बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, वहाँ पर फ्लाइटें आपकी बंद है। एक और बहुत बड़ा सेगमेंट जैसा हज और उम्रा है, जो कि पीआई का एक्चुअली बेटर कंसिडर किया जाता है, वहाँ पे भी कोविड की वजह से नहीं हो रही। और उसके अलावा हमने 3 महीने तो वैसे ही इंटरनेशनल ऑपरेशन के तकरीबन जाया कर दिए। अभी इसके बाद बहुत मेहनत होगी। अभी हमारा एक गेम प्लान इसके ऊपर यह है कि जिन मार्केट्स के ऊपर हम लोग मेन मार्केट्स की वजह से फोकस नहीं कर पाते थे, हम उन पर कैपिटलाइज करें। जिनके अंदर गल्फ के मजीद रूट्स हैं जहाँ पे हम ऑपरेट करना चाहते हैं। चाइना के अंदर नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट जो हमारी बीजिंग जाती थी, अब आपको पता है कि हमने चेंगडू, शंघाई, ग्वांगजू, वहाँ के भी हमने जहाज चलाए। हम कार्गो के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और मीनवाइल हम यूरोप और यूके की मार्केट बहाल करने के लिए भी कुछ हमने ऑप्शन हमारे जहन में है, जिसमें स्पेसिफिकली फ्लाइट चार्टर कराने से लेके तो कोड शेयर या जो आपकी पार्टनर एयरलाइन होती है उनको यूज करना सब शामिल है। ऑब्वियसली आपका पूरे साल का जो आपने प्लान किया होता है 2020 का, वो आप नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट ऑपरेशनल नुकसान के मद में हमारी इन इक़दामात की वजह से बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट आएगा और हम उम्मीदों के मुकाबले में काफी बेहतर इस साल भी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ पाकिस्तानी सियासत की तरफ नजर दौड़ाएंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से। अब जरा सियासत की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे चैलेंजेस से आजमा होना पड़ा है, लेकिन अभी एक जो बहुत बड़ा चैलेंज खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बन गया है वो है SAPMs की दोहरी शहरियत। सबसे पहले डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, वहां अब एक और चैलेंज आन खड़ा हुआ है कि क्या आप लोग कानून साजी करके, जो आप लोग MNAs हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जब आप दोहरी शहरियत नहीं रख सकते और SAPMs रख सकते हैं और SAPMs को मीटिंग में, काबीना की मीटिंग में हर बार बिठाने के लिए एक स्पेसिफिक इन्विटेशन दिया जाता है, तो डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये पार्लियामेंटेरियंस और SAPMs के बीच में जो इनइक्वालिटी है, आपकी नजर में ये बरकरार रहनी चाहिए? हाँ अनिका, ये जो है वो कल से एक दो इशू इम्पोर्टेंट रहे। एक नैब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और एक ये जो इशू आया है, और उसको कल काफ़ी मुख्तलिफ चैनल के ऊपर मैं भी आया हूँ और ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए भी एक ठोस लेजिस्लेशन होनी चाहिए, एक डिस्कस होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि हर हुकूमत के अंदर, मैं खुद हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ, परवेज मुशर्रफ का टाइम हो
चाहे 2008 का दौर हो, चाहे 2013 का दौर हो, हर वक्त ये ड्यूल नेशनल, ये एसएपीएम, ये एडवाइजर, फिर उनको फुल मिनिस्ट्रियां देना, ये हर वक्त रहा है। और हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने ये कहा है कि ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं रखेंगे, बाहर की शोहरत रखने वाले नहीं रखेंगे। मगर जब भी हुकूमत आई है तो उन्होंने उन चीजों को नहीं देखा है और उन लोगों को अपॉइंट किया है। और ये इन 4 अदवार में मैं खुद देखता आ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर अगर इनका हमें कोई ज्यादा कोई फायदा है या इनसे ज्यादा कोई हमें कोई हेल्प मिलती है तो इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। अगर नहीं तो कम से कम दूसरी शोहरत का जो भी बंदा होता है तो उसके लिए हमें किसी किस्म की पाबंदी, इस वक्त कानून के अंदर एसएपीएम के लिए कोई आपको पाबंदी नहीं है। मगर इन चीजों को मोरली क्रिटिसाइज बहुत किया जा रहा है। माजी में भी क्रिटिसाइज किया जाता था मगर कोई हुक्मरान नहीं सुनता था, आखिर में सुप्रीम कोर्ट वगैरह उसके ऊपर एक्शन लेती थी। आज भी ये चीजें हो रही है। तो कम से कम ये हर पॉलिटिकल पार्टी का एक फर्ज है, एक मैंडेट है, वो कम से कम इन इश्यूज के ऊपर एक ऐसी लेजिस्लेशन करे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो भी फॉल्ट है, कल मैं और ख्वाजा साद रफीक ख्वाजा साद रफीक ने भी ये बात की, मियां जावेद लतीफ भी था, उन्होंने भी कहा कि हमें इस चीज के ऊपर अब आगे बढ़ना चाहिए। कमर जमान कायरा ने भी कहा कि बढ़ना चाहिए। कल के मेरे 3-4 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हुए, मैं समझता हूँ सारी सीनियर क़यादत नून लीग की और पीपल्स पार्टी की भी थी कि इन इश्यूज के हवाले से, नैब के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, नैब के हवाले से देखें ना, बार बार हर बंदा कहता है, अब तो कल जजमेंट के बाद भी उसके ऊपर उंगलियां उठी, इंक्वायरी लेवल के ऊपर लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। और ऐसे भी नहीं कि नैब ने परफॉर्म नहीं किया है, मगर परफॉर्म तो किया, मगर उन लोगों के साथ जिनके साथ ज्यादती हुई। आता रहा ना नैब की तरफ से भी कि हमारे ऊपर सर्टेन प्रेशर्स आते रहे हैं। हालांकि नैब चेयरमैन कहते रहे कि मैं फेसेस नहीं केसेस देखता हूं, लेकिन ही आल्सो सेड कि हुकूमत की तरफ से या एक हल्के की तरफ से एक सर्टेन प्रेशर आता है जो हमें सस्टेन करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, लेजिस्लेशन तो अगला कदम है, उससे पहले प्रेशर ना होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? अगर किसी ऑटोनोमस बॉडी का या किसी एहतसाबी इदारे का हेड जो एक इंडिपेंडेंट अपनी पोजीशन रखता है, इंडिपेंडेंट अपने फैसले करता है, वो अगर कहे कि मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है, मेरे अंदर, मेरे डिपार्टमेंट के अंदर इंटरफेरेंस है, तो फिर तो मैं समझता हूं उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। ये ऐसी बात करना ये अच्छी चीज नहीं है। माजी में चीजें होती थी। पीपल्स पार्टी के हुकूमत में नून लीग के खिलाफ केस बनते थे, नून लीग के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनते थे, ये माजी में हुई। और कल ख्वाजा साहब ने आने और मेरे साथ कहा कि हम उन गलतियों को मानते हैं, अब पीटीआई इसको गलती नहीं करे। मैं समझता हूं आज भी हमें ये नहीं देखना, अगर आज पीटीआई इस हवाले से नए ऑर्डिनेंस के लिए भी बढ़ेगी ना, यही अपोजिशन के लोग कहेंगे कि पीटीआई के ऊपर हाथ डल रहा है, इस वजह से बढ़ रही है। ये गलती माजी में पीपल्स पार्टी ने की। जब पीपल्स पार्टी 62-63 में अमेंडमेंट करना चाह रही थी तो नून लीग ने नहीं माना। जब नून लीग करना चाह रही थी तो पीपल्स पार्टी ने बोला अब आपके ऊपर, मियां साहब के ऊपर आइए। तब मैं समझता हूं ऐसे नहीं होना चाहिए। राइट टाइम पे राइट डिसीजन होना चाहिए। इस हवाले से लेजिस्लेशन होनी चाहिए, चाहे आपकी दोहरी शोहरत के हवाले से हो, चाहे आपकी नैब रिफॉर्म के हवाले से हो, चाहे आपके जुडिशियल रिफॉर्म के हवाले से हो। इतने अरसे से जो केसेस चल रहे हैं, पॉजिटिव डिस्कशन में पार्लियामेंट को चलाना चाहिए। अगर एक दूसरे के ऊपर गाली और एक दूसरे की उन्हीं चीजों को, मैं आपको बताऊं, मैं ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर साहब, मुझे इसी पॉइंट पे जरा कोहिस्तानी साहब की तरफ भी जाने दीजिएगा। खेलदास कोहिस्तानी साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें जरा पार्लियामेंट को अच्छे माहौल में चलने दें। क्यों नहीं चलने दे रहे आप लोग अच्छे माहौल में? क्योंकि वहां से तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं सारा माहौल जो है आप लोग खराब कर रहे हैं। देखें, हुक्मरान जो है ना वो सर झुका के चलता है। ये पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जो सर झुका के चलने के बजाय वो सर उठा के वो उसी कंटेनर पे चढ़ी हुई है। आज तक उनको ये एहसास नहीं कि हम हुकूमत में बैठे हुए हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर कवर भी करते ही होंगे, आप देखती होंगी कि जो अपोजिशन का रोल है, अपोजिशन इस वक्त बहुत संजीदा जिम्मेवार है, बड़ा तलखियों से सीख कर यहाँ पहुँची है। वो चाहती है कि आप इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़ें, आप मईशत की बात करें। तो ये उनके बजाय ये अपोजिशन
वाला रोल अदा कर रही है हुकूमत खुद, तो मैं समझता हूँ गैर जिम्मेवाराना इनकी पॉलिसीज है। आप लोग opposition और वाला किरदार नहीं एक अदा सारी जो हुकूमत है वो एक शख्स मुराद सईद पे इन्होंने खड़ी की हुई है, वो आता है गाली गलौज करके माहौल ख़राब करके निकल जाता है। बात ये कि हुकूमत को इस तरह नहीं चल सकती, और ये इसका नुकसान किसको हो रहा है? हुकूमत को तो हो रहा है, मगर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके मैं पहले सवाल पे आते हैं, डॉक्टर रमेश ने की पीटीआई की 22 साल इमरान खान की जद्दोजहद में, उसके पास इतने एमएनए हैं, इतनी अक्सरियत है, उसमें इतने लोग नहीं हैं पाकिस्तानी नेशनल जो कैबिनेट का हिस्सा रखे, और ये इंपोर्ट किए गए हैं कोई अमेरिका से, कोई बरतानिया से, और इनके पास वो सारे अरबपति और खरबपति लोग हैं जिनका वो सूट बैग एक बैग लेके आए, बैग लेके चले जाएंगे, उनका पाकिस्तान के मफाद से, पाकिस्तानी अवाम के मफाद से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक बड़ी पोजीशनों पे देखो, ओवरसीज़ के मिनिस्टर ओवरसीज़ का वहाँ का नेशनल है, और सलामती उमूर का अमेरिकन है, तो ये किस तरह मुल्क चलेगा? तो पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिस्क है। मैं समझता हूँ ऐसे शख्स को बिठाया गया है। एक बात बता दीजिएगा कोहिस्तानी साहब, ये बात के जुल्फी बुखारी साहब बाहर के शहरी हैं, ये बात तो हमें मालूम थी पहले से। ये बात भी हमें मालूम थी कि बहुत सारे और लोग जो ऐसे पीएम्स हैं वो भी दोहरी शहरियत रखते हैं या ग्रीन कार्ड या किसी ना किसी किस्म का इकामा रखते हैं। अब ऑपोजिशन ना करना चाहे तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? आप लोग इस मामले को पहले ही उठा लेते। ये तो हुकूमत ने खुद जब रिलीज किए सारी डिक्लेरेशन, तब आप लोगों ने जाके ये मामला उठाया। आप बजट सेशन में हमारे मोहसिन शाहनवाज रांझा जो इस वक्त हमारे लॉ को कर रहे हैं रेस सारे मामला, उन्होंने ये मामला उठाया था। उसके बाद गवर्नमेंट मजबूर हुई, ये पीएमएलएन ने रेस किया था मामला। जुल्फी बुखारी का जब कोरोना का मामला आया, जो सारे एडवेंचर है वो जुल्फी बुखारी की जिम्मेवारी थी, तो उस पर भी पीएमएलएन ने हमेशा बात की थी। मगर ये देखो, ये हुकूमत कहती थी, इंसाफ की बात करती थी, मेरिट की बात करती थी। तो हम चाहते हैं कि इनके पास ऐसे काबिल लोग नहीं हैं जो इन अहम ओहदों पर बिठाएं, और जो देखें, इनको ये बिल्कुल सही है कि मावन खुसरी बन सकता है मगर फैसले नहीं कर सकता। तो ये कानून जो डॉक्टर रमेश कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में अंदर बिल्कुल इस पर डिस्कशन होनी चाहिए कि इन फैसलों में, कैबिनेट में ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। इन्विटेशन पे हर वीक पे इन्विटेशन है, तो ये देखें, इन्विटेशन बात नहीं है, लॉ मिनिस्टर नहीं है इस वक्त। लॉ मिनिस्टर ऑफिस में सारा दिन दफ्तर चलाते हैं, रात को जाके अपनी वकालत करते हैं। तो ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सी मेरिट है? ये तो इंसाफ की धज्जियां उड़ाई है पीटीआई। राइट कोहिस्तानी साहब, मैं इमरान याकूब साहब आपकी तरफ आऊंगी। नैब के कवानीन हो, पहले तो बहुत सारी और भी हुकूमतें ये कहती रही हैं कि हमने जी नैब का कानून तब्दील करना है, लेकिन जब कोई तब्दील करने लगता है तो फिर यही बात आती है कि आप जो हैं वो इसलिए तब्दील कर रहे हैं क्योंकि अब आपके गले में तौक पड़ने लगा है नैब का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही बात कहकर आई थी कि हम नैब के कवानीन में तब्दीली करेंगे। क्या पीटीआई को ये तब्दीली करना महंगा पड़ेगा? जैसे कि रमेश कुमार साहब कह भी रहे थे कि अगर हम करें तो फिर हमें भी यही कहा जाएगा कि जी अब आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। अनिका, मैं ये समझता हूं कि जो कवानीन पहले से मौजूद हैं, अगर कोई हुकूमत उन पे ही 100% अमल कर दे तो वो भी एक रेवोल्यूशन होगी, वो किसी इनकलाब से कम नहीं होगा। हर हुकूमत आके ये कहती है कि जी हम ये करेंगे। पीपल्स पार्टी भी नैब के बारे में कहती थी कि हम तरमीम करेंगे, मुस्लिम लीग नून भी कहती थी, पीटीआई भी कहती थी, लेकिन आपके सामने ही है। अब बात यह है कि क्या सिर्फ इन हुकूमतों ने कहना ही है, क्या आवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाना है और आवाम इसी तरह से बेवकूफ बनते रहेंगे? हम मीडिया वाले जो हैं उनके सामने आके ये बड़े बड़े दावे कर देते हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं होता। मुझे आप ये बता दें, 2 साल होने को हैं, इन 2 सालों में कौन सी इन्होंने कानून साजी की है? इनकी तवज्जो क्या है? असेंबली में, पार्लियामान में, सेनेट में कानून साजी की तरफ कितनी है? क्या कौमी असेंबली और सेनेट इसलिए बनते हैं कि आप अवाम के अरबों रुपए लिखा के एक दूसरे की गाली गलोच करें, दूसरे को बोलने ना दें, आके बजट की कॉपियां फाड़ दें? आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना कि यार ये सेनेट में, असेंबली में क्या होता है, तो वो आपको बता देगा जो आज से 20 साल पहले होता था वही आज 2020 में हो रहा है। आप मुझे बता दें कि इसमें कोई फर्क आया है तो मुझे जरूर बताएं। गुजारिश ये है कि आप कवानीन में तरमीम भले ना करें, आप नई अमेंडमेंट्स ना लाएं, लेकिन खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के वजीर आजम इमरान खान से ये अपील करता हूं कि आप इतना जरूर कर दें कि जो कवानीन मौजूद हैं उन पे अमल दरामद पूरी तरह से करा दें। जिस मुआशरे में कानून की बालादस्ती नहीं होती,
वहां पे अनारकी फैलती है, वहां पे इनकलाब नहीं आते। अगर आप इनकलाब लाना चाहते हैं तो पहले ये अनारकी तो खत्म कर दें। आप अपोजिशन आप पे जो इल्जाम लगाती है कि जनाब ये नैब न्याजी गठजोड़ है, अगर आप कानून पे अमल दरामद पूरी तरह से करा दें तो अपोजिशन कभी ये इल्जाम नहीं लगा सकेगी। मुबैना तौर पे सही जो ये कहते हैं हम मान लेते हैं कि हाँ साहब ऐसे नहीं है, इमरान खान साहब से ये तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन आप अमल दरामद करवा के बता दें। जो आप हुकूमत में आने से पहले कहते थे कि नैब में ये तब्दीलियां होनी चाहिए नैब कवानीन में, आप वो जरूर करें, लेकिन एक दफा ऐसा कर दें कि अपोजिशन को भी साथ बिठा लें, उनसे मिल के आप ये तरमीम करवा लें और उसके बाद उस पर अमल करवा दें। कोई एक ऐसी एग्जांपल याकूब साहब, बड़ा मुश्किल काम नहीं है हुकूमत को ये कहना कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठ जाएं। वो सारी हुकूमत कहती है कि हमें तो ऑपोजिशन काम ही नहीं करने देती, तकरीर तक करने नहीं देते ये लोग, तो इनके साथ हम बैठ के क्या काम कर लेंगे? नहीं, लेकिन मजबूरी ये है कि इन्होंने करना तो ऐसे ही है ना। आपके पास खुद तो इतना टाइम ना, इतनी आपके पास वहां पे अक्सरियत है ना, आपके पास इतनी तादाद है। आपको पार्लियामान में कोई भी कानून मंजूर कराने के लिए, किसी तरह की कानून साजी के लिए, किसी तरह की तरमीम के लिए बहरहाल अपोजिशन की जरूरत है। आपने खुद अगर ये रीत बनाई है, खुद ये रीत पैदा की है, तो आज आप अपना किया ही भुगत रहे हैं ना। ठीक है। या तो आप अपोजिशन के दौर में बहुत अच्छे होते, आप उनके साथ ताउन करते तो आज वो करते। चले अब आप अगर ये समझते हैं कि अपोजिशन ज्यादती कर रही है तो आप अपोजिशन को एतमाद में लें, उनसे कहें कि जनाब ये देखें हम ये मुल्क और कौम के मफाद में ये करना चाहते हैं। हम भी मीडिया के जरिए या फिर उसको एक्सपोज करें कि देखें जनाब हम ये काम करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी या काफ लीग या दूसरी जमातें जो छोटी जमातें हैं वो इस पे अमल नहीं कर रही है, हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है, हालांकि हमारे इस काम से मुल्क का ये फायदा है। आप उनको एक्सपोज ही करें। लेकिन मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि हुकूमत भी शायद सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है, अमलन वो कुछ इस तरह की चीज करना ही नहीं चाहती। उनको खुद भी ये। चलिए इमरान याकूब साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ क्या इंसाफ के तकाजे पूरे कर रही है या नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। इंसाफ के तकाजे चाहे वो पार्लियामेंट से हों, चाहे वो अवाम से किए हुए वादों के हों, चाहे आप लोगों के पार्लियामेंट के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं और जो पार्लियामेंट में हो रहा होता है उसके कंपैरिजन के हवाले से हो, क्या तहरीक इंसाफ कर पा रही है आपकी नज़र में? क्या स्पेशली वो उम्मीदें जो अवाम को दिखाई गई थी कि ये दो जमातें हैं बहुत करप्ट हैं, इन्होंने बहुत गड़बड़ की है और ये गड़बड़ करने के बाद पाकिस्तान को खा गए हैं, क्या उसको आप लोग सही कर पाए इन 2 सालों के अंदर या 3 सालों में कर पाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि अवाम का जो एक इंटरेस्ट था पीटीआई के अंदर कि तब्दीली आएगी, और वो आज भी है, मगर एक जो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी उसके अंदर थोड़ा सा इफेक्ट जरूर हुआ है। क्योंकि जब पॉलिसी बनती है, पीपल्स पार्टी की तो देखो कोई पॉलिसी नहीं है, मगर पीएमएलएन के अंदर स्पेशली जो डार साहब की जो पॉलिसी थी वो और थी इकोनॉमी के हवाले से, और यहाँ पे हमारी हुकूमत की जो पॉलिसी है इस वक्त वो और पॉलिसी है। उसकी पॉलिसी जो है उसको मैं आपको डिफाइन भी कर देता हूँ। उनकी पॉलिसी ये होती थी, जैसे हम दीवान लोग बिजनेसमैन करते हैं कि अगर हमारे पास 10 रुपए जेब में है तो 90 रुपए और भी हम करके उससे हम बैंक से लेके भी हम कर्जा लेके भी काम बढ़ाते थे और उससे पहिया चलाते थे और उससे टैक्स भी कलेक्ट करते थे, पहिया बहुत चलता था। उस वक्त ये पॉलिसी थी। इस वक्त जो पॉलिसी है कि हमें जो भी करना है वो अपने पाँव के ऊपर करना है, कोई इंटरनेशनली हमें इतना बाहर से नहीं जाना है, और जो इंपोर्ट है उसको कम करना है, इंडस्ट्रीज को हमें मजबूत करना है। तो जब एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में गाड़ियां जा रही हैं उसको रोक के उसका डायरेक्शन जब चेंज करते हैं कतई कलामी के लिए माजरत,
आई अग्री कि जब रेवोल्यूशन आती है तो वक्त लगता है, लेकिन मुझे कोई एक शोबा बता दीजिएगा जिसमें रेवोल्यूशन आना शुरू हो गई है। क्या हेल्थ सेक्टर में आप लोगों ने बहुत बड़े रिफॉर्म्स कर लिए? एजुकेशन सेक्टर में कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, फाइन, वी हैव टू एग्री टू दैट। क्या आप लोगों ने जो पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन है जिसके बारे में आप कह रहे थे कि ये वाले कानून खराब है, ये वाले कानून खराब है, इंक्लूडिंग द नैब कानून, उसके अंदर कोई बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया? क्या जुडिशरी के सिस्टम में बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज आ गई? क्या पेट्रोलियम के हवाले से बहुत कोई रेवोल्यूशनरी, कोई एक शोबा मुझे बता दीजिएगा जहां रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई हो 2 साल के अंदर? इस वक्त देखें, प्रायोरिटीज होती है हर गवर्नमेंट की। इस वक्त इस गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी थी वो थी फॉरेन पॉलिसी, दूसरी इकोनॉमी। मैं समझता हूं फॉरेन पॉलिसी, माजी में कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी जैसा सीनियर बंदा फॉरेन मिनिस्टर है, और फॉरेन रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हुए हैं बनस्बत पहले के। आप देखेंगे चाइना, सऊदी, यूएई, सऊदी और यूएई ने, तो आपको पता है यूएई ने हमारा आना तक बंद कर दिया था, हमसे कोई रिलेशन उनका नहीं था, मगर आज यूएई ने हमें पैसे दिए हुए हैं। यूएई के साथ जो है वो हमारे जो तल्कात है वो आपके सामने है। तो ये चीजें ओपन हुई है फॉरेन के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। माजी में वो चीजें नहीं थी। इकोनॉमी में आप देखेंगे इस वक्त जो कायबोर जो 7% पे आया है पॉलिसी रेट, आपको बैंकिंग स्ट्रक्चर में आपको बहुत ज्यादा तब्दीली नजर आएगी, आपको बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आएगा, आपको कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और ये जो चीजें हो रही है वो हो रही है खुद ब खुद, मतलब आपको किसी के लिए धक्का देने की जरूरत नहीं है। ये चीजें ऑटोमेटिक एक सिस्टम बन गया है, जिस सिस्टम के साथ जो है वो हो गई है। एक होती है मैनेज करना, दूसरा होता है कि विदाउट मैनेजमेंट जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम बनता है। तो इकोनॉमी के हवाले से इस वक्त बेहतरी की सूरत हाल है। आज जिस भी बिजनेसमैन से मिले, जो 1 साल पहले मिलते थे तो हमें सारे कहते थे हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, मगर चंद अकलमंद थे, आरिफ हबीब था, अकील करीम डेडी था, जहांगीर सिद्दीकी था, इनसे तो मेरी तो हर एक से दुआ सलाम है। सबसे मैं पूछता था, उन्होंने कहा कि देखें इस वक्त जो हुकूमत पॉलिसी कर रही है उस तहत आपको कम से कम 1 साल जो ना क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, और वो सुनना पड़ा आपको। अभी अगर कोविड नहीं आता तो और बेहतर होती, मगर अब भी आप देखेंगे जुलाई से, इस जुलाई से जैसे ये एंड ईयर क्लोज हुआ है, आपकी मोमेंटम में जो है ना वो बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी और बेहतरी आएगी। इंटरेस्टिंग। तो मैं समझता हूँ ऐसे। बाकी रही बात कह रहे हैं इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी के शोबों के अंदर आप लोगों ने कुछ रेवोल्यूशनाइज करने राइट, अब आ जाए पार्लियामेंट के हवाले से। देखिए पार्लियामेंट के हवाले से एक रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट और दोनों की ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मगर इत्फाकन से पार्लियामेंट के माहौल को कोई पॉलिटिकल पार्टी बेहतर नहीं बना रही है, उसमें कोई शक नहीं है। जो कि ने बात की कि जो है वो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये बड़े कह कर गए, अच्छे अच्छे फिलासफर कह कर गए। अर्थशास्त्र किताब में चाणक्य जी ने लिखा है कि जो झुकता है वो ही जीतता है, और हुकूमत को बहुत निम्रता के साथ बात करनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। मगर इन चीजों के अंदर थोड़ा सा इशू है, इन इश्यूज को टाइमली बेहतर हो जाएगा। वक्त और हालात हर एक चीजें जो है वो देखिए, पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन की आपस में कितनी दुश्मनी होती थी, एक दूसरे को गालियां देते थे, घसीटते थे, ठीक है, मगर आज दोनों इकट्ठे बैठे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, ठीक हो गया। वक्त और हालात जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी नहीं मानते थे, मगर उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो इलेक्शन हुई, दोनों लीडरों की एक दूसरे के खिलाफ आप तकरीरें देखे, मगर जब पीटीआई मैदान में आई तो दोनों एक दूसरे को बचाने में लग गए। तो इस तरीके से वक्त और हालात, मैंने आपको रेवोल्यूशन वाली साइड पे जाना है, जो आपने बात कही है कि हमने फॉरेन पॉलिसी के अंदर और इकोनॉमी में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है चीजों को, तो गोस्तानी साहब आप अग्री करते हैं इस चीज से? देखिए रमेश साहब की बात से एक मैं इख्तिलाफ करता हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे। फॉरेन मिनिस्टर का शोबा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के पास था। सबसे मैं बताऊँ उसका बेनिफिट पाकिस्तान को क्या हुआ। पाकिस्तान को सबसे बड़ी इन्वेस्ट 46 अरब की सीपे के शुरू आई, वो नवाज शरीफ साहब लेके आए पाकिस्तान में। इतनी बड़ी इन्वेस्ट कभी नहीं हुई थी सीपे की सूरत में, ठीक है। उसके बाद जो इनकी मैं आता हूँ फॉरेन पॉलिसी, पहली जो फॉरेन पॉलिसी इनकी नाकामी हुई कि इन्होंने कश्मीर दे दिया भारत को। भारत में मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पे जो कानून जो बने हैं वहाँ पे अक़लियतों के खिलाफ, वो भी आपके सामने। इन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर साहब आधा घंटा जुम्मे के दिन धूप में जाके बैठ गए, कहीं कितने मुल्कों का दौरा किया, कितने मुल्कों में जाके इन्होंने कश्मीर का केस लड़ा। मैं समझता हूँ कश्मीर हमारे हाथों से इन्होंने दे दिया, आज एक खामोश है, बड़ी नाकामी। आज सीपे कहाँ खड़ा है,
जो सबसे बड़ा हमारा दोस्त मुल्क है चीन, उसका सीपेक आज तकरीबन वो मतलब रुक गया हुआ है बिल्कुल, ठीक है ना। पीएम आए आसिम सलीम बाजवा साहब, उसके बाद आपको नहीं लगता कि सीपेक तेजी से चल रहा है? वो अथॉरिटी जो बन रही है वो भी आप देख रहे हैं किस तरह उनको इख्तियारात दिए जा रहे हैं, वो एक अलग बहस है। मगर मैं समझता हूँ सऊदी अरब हमारा वैसे पुराना दोस्त है, वो जो भी हुकूमत आती है उनके साथ होते हैं। तो मैं समझता हूँ इनकी बड़ी नाकामी जो है ना, कश्मीर के जो काज है इन्होंने जितना नाकाम हुए, तो फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर खुद हो, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी नाकामी इनकी नहीं है। दूसरी बात इकानमी की डॉक्टर ने की, देखें इसहाक डार साहब अगर इस मुल्क को मसनूई तरीके से ये कहते हैं चला रहे थे, तो यार ये मसनूई तरीका बेहतर था। डॉलर आपका 103 रुपये में खड़ा था 5-4 साल, आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया की 5वें नंबर पहुंच गई। आपकी मईशत आप देख लें कहाँ पे खड़ी थी। जब 2013 में PMLN को हुकूमत मिली, इसहाक डार साहब को वजारत ख़जाना मिली, तो तब हमारे क्या हालात थे। फिर जब उन्होंने छोड़ा है हमने 2018 में, पाकिस्तान कहाँ खड़ा था। मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा जो किसी भी पार्टी की कामयाबी होती है वो उनका मंशूर होता है, उनके वादे होते हैं। PMLN ने 2013 में मजबूत मईशत और मुस्तकम पाकिस्तान, उन्होंने लोड शेडिंग का खात्मा किया, 10,000 से 12,000 मेगावाट बिजली लाई। कहते हैं कि दोनों साइड पर जिस साइड पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो कामयाब नहीं हुए। इनका मंशूर, इनके नारे 1 करोड़ घर हो या 50 लाख नौकरी हो या जो भी इन्होंने बात की, आज एक बात पे ये खड़े नहीं है, सब पे यूटर्न लेके वापस जा चुके हैं। इन्होंने अपने मौक़िफ़ से, अपनी पॉलिसियों से इनको सिर्फ आप कहते हैं कोई रेवोल्यूशनाइज नहीं हुआ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोई नहीं। पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दौरे पे खड़ा है, बेरोजगारी हर शोबे में, जिस तरह PIA तो इदारे तबाह हो गए। मैं कहता हूँ कौन सा शोबा है जिस पे आप बात करेंगे कि ये शोबा बेहतर हुआ है। इंफॉर्मेशन से लेके हेल्थ से लेकर तमाम इदारे इन्होंने तबाह कर दिए, तमाम वजारतें तबाह कर दिए। ठीक है, राइट। कोहस्तानी साहब, मैं डॉक्टर साहब आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि कश्मीर तो आपने दूसरे की झोली में जाके दे दिया। 1 साल होने को आया है, कश्मीर